Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Anthropology 360 Degrees, which is a lecture series on anthropology. And before beginning with today's topic, I hope that you all have seen the previous video, which was related to the syllabus of anthropology of UPSC examination. Uh, to begin with, that is the key. I told you earlier also कि syllabus को हमने बड़ा diligently follow करना है because everything will revolve around that only. Questions भी होंगे जो UPSC के that will be framed according to those topics only. Nothing will come beyond that. You have to restrict yourself to the syllabus. Otherwise, anthropology, though it is a static subject, but it can be vast. It can be very vast in its own also. So we have to restrict ourselves to the syllabus only. एंड अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देख ली है तो हमारा आपको याद होगा जो हमारा 1.1 था वो था हमारा स्कोप मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, we change the color, this word एंथ्रोपोलॉजी, और मैंने चैनल का नाम भी 360 डिग्रीज रखा है. देयर इज अ रीजन टू इट. व्हाई यू विल गेट टू नो in few minutes. You'll get to know why anthropology 360. So let us begin with today's topic. See, before beginning I'll tell you कि मैंने ये जो पहली लेक्चर वीडियो है इसमें 3 मोड्स ऑफ नोट मेकिंग यूज करूंगी. मैंने किए भी हुए हैं. फर्स्ट वन इज द रिटन वन which you can see, जिसमें मैंने PDF टाइप बनाई हुई है and I have typed the things. Okay. Second one will be like जब मैं scope start करूंगी I'll write the things here and along with that you will make the notes. And जो third वाला method which I have used is with the topic I've written up in the form of pointers, like one page I have given to each pointer. Can you see this? So 3 type of pedagogy I'll use here. Whichever is suitable to you people, you just um, pinch in the comment section. I'll see to it and then I'll follow that only. So let us begin with the very first topic, that is meaning, scope and development. पहले मैं उठाऊंगी मीनिंग को. एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी है क्या? एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि हमने साइंटिफिक स्टडी करनी है और साइंटिफिक स्टडी को किस तरीके से करना है? सिस्टमैटिकली करना है. सिस्टमैटिकली करना तो है पर कैसे करना है? होलिस्टिकली करना है. गेटिंग माय पॉइंट? होलिस्टिकली करना है इन टाइम एंड स्पेस. ये देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम टाइप बना दी. तो इफ यू लर्न द डेफिनेशन आई विल मेक श्योर दैट यू पीपल लर्न द थिंग्स हेयर ओनली, कि आपको बाद में जाके ज्यादा परेशानी ना हो. सो एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी को कैसे करना है? सिस्टमैटिकली करना है. सिस्टमैटिकली करना तो है पर किस तरीके से करना है? होलिस्टिकली करना है. किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ मैन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑफ मैन, यानी कि मैन इज द एपिसेंटर. उसके अराउंड जो है आपने स्टडीज करनी है, परफॉर्म करनी है. दिस इज एंथ्रोपोलॉजी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होलिस्टिक और 360 डिग्री स्टडी, यानी मैन इज हेयर and you have to study each and every aspect revolving around that man, but in time and space. You'll see this meaning of time and space in the next point only. So this term was coined by Aristotle. अब अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को का वर्ड का ब्रेक डाउन करें अगर हम तो एंथ्रोपोलॉजी जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम anthropos, which is a Greek word which means human, and logos simply means study. जैसे हम पढ़ते हैं biology, तो bio means related to plants and plants, generally plants.
एंड लॉजी यानी लोगस मीन स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मीन्स एंथ्रोपोस, derived from the Greek word humans, इसका मतलब होता है लोगस इज स्टडी, यानी कि इन एक्चुअल सेंस एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमंस। बट कैसी स्टडी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, कैसी स्टडी होनी चाहिए, वो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। साइंटिफिक स्टडी होनी कैसी चाहिए, सिस्टमैटिकली होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए अंडर टाइम एंड स्पेस, एंड इट शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टडी ऑफ मैन। आई होप इट इज क्लियर। एंथ्रो डील्स विद एवोल्यूशन ऑफ मैन। अगर हम टाइम की बात करें, मैंने ऊपर बोला था ना कि टाइम एंड स्पेस, लेट अस सी व्हाट इज टाइम। Whenever we'll talk about time, it will be mostly around evolution of man, and in space, it will be around particularly movement of time. स्पेस में कोई भी वेरिएशन हो रही है ना, अगर उसको हमने स्टडी करना, वो होगा स्पेस की बात, राइट। टाइम का रिलेशन आएगा एवोल्यूशन ऑफ मैन से। आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एंथ्रोपोलॉजी की, इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब जब भी हम किसी आंसर को लिखते हैं ना, वेन एवर वी राइट एन आंसर, so the more the thing what attracts the examiner who is checking your answer is कि आपने कोई स्कॉलर कोट किया भी है या नहीं। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, यू कांट गिव अ सिंपल एंड बेसिक लेम डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इट इज 360 degree study of human beings and whatever। whenever the impact, more impact will be created on the examiner, on his mind, when you'll quote a scholar, when you'll quote a scholar. So let us quote one scholar. I have given four scholars here, you can choose any one, right? But you'll see that with time, as time has passed, the definitions which were earlier were more restrictive in its sense. But as the time will pass, जैसे जैसे phases आगे जाते गए एंथ्रोपोलॉजी के, जो definitions भी हुई हैं, जो आई हैं न्यू, वो evolve की गई हैं with time, and that has become more holistic in its approach, right? तो ईबी टाइलर क्या बोलता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज साइंस ऑफ कल्चर। उसने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी कि साइंस ऑफ कल्चर, कल्चर की जो भी साइंस है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट। वेरी सिंपल डेफिनेशन। एक और सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एमजे हर्स्कोविट, इट इज स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, स्टडी करनी है किसी भी इंसान की और जो भी वो काम कर रहा है उसकी। कैन यू सी द बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन इट्स सेंस, राइट। पर हमें थोड़ा, अगर हम वाइडर डेफिनेशन देखें, एल क्रोबर की देख लेते हैं। ये जो सारे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये जो भी स्कॉलर्स मैंने कोट किए हैं, हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में विल कवर ऑल दीज स्कॉलर्स की कल्चरल बिहेवियरल को कौन से स्कॉलर्स आते हैं उसमें, देन क्लासिकल में कौन से स्कॉलर्स, थियोरी में कौन से स्कॉलर्स आते हैं, विल स्टडी ऑल ऑफ दिस। टिल नाउ यू जस्ट रिमेंबर द नेम्स। According to A.L. Kroeber, anthropology is a science of group of men, more holistic। आ गया? Their behavior, यानी कि यहाँ सोशल एस्पेक्ट भी आ गया और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ गया, राइट। एंड प्रोडक्शन, उनके बिहेवियर से, जो साइंस है, साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, मेन, उनका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर किसी के साथ भी कैसा है, और जो वो बिहेवियर है वो आगे क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी एज पर ए.एल. क्रोवर। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट डेफिनेशन इमैनुअल कांट की है। इमैनुअल कांट जो है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट स्कॉलर्स इन पीएसआई और थिंकर्स ऑफ पीएसआई और ऑल्सो। तो इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल, आर्कियोलॉजिकल पोर्शन आ गया, ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल एंड फिजिकल फीचर्स, फिजिकल एंथ्रो आ गया, रेसेस, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिमिटिव पीपल। आई होप ये जो चार डेफिनेशंस मैंने कराई, पहला ईबी टाइलर, इट इज साइंस ऑफ कल्चर। एमजे हर्स्कोविट ने क्या बोला, स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। एल क्रोबर ने क्या बोला, एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, इट्स बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। सी, I'm not seeing the screen at all. I'm just learning these things by heart, and with time, I know you people will also learn.
इमानुअल कांट ने क्या बोला? ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल, फिजिकल फीचर्स हैं, रेसेस, लैंग्वेज, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिमिटिव पीपल। आई होप जो मीनिंग है, जो हमारा पहला टॉपिक है, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, एंड एक टर्म मैंने ऊपर यूज की थी, होलिज्म, होलिस्टिक स्टडी, राइट? तो वो एक बार देख लेते हैं कि होलिस्टिक स्टडी का मतलब क्या है, होलिज्म का मतलब क्या है एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, लेट मी टेक अ न्यू पेज। वेट, स्कोप में ही मैं थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी की होलिज्म का मैं लिख देती हूँ। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट होलिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। प्लीज इसके नोट्स जो है ना वो साथ साथ ही बना लो आप, क्योंकि मैंने इसका नहीं दिया हुआ है मटेरियल। फर्स्टली जो टर्म थी, इट वाज कॉइन्ड बाय जैन क्रिश्चियन स्मट्स, और इसकी पॉपुलराइजेशन किसने की होलिज्म की? एमिली दरखाइम। ओके, क्लियर है इतना? होलिज्म का मतलब है स्टडिंग ह्यूमंस एज होल एंड नॉट बाय पार्ट्स, एंड नॉट बाय पार्ट्स। ये आप लिखते जाए अपने डेफिनेशन, यानी कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। इसको आप डालेंगे बॉक्स के अंदर। ओके, इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन लाइफ है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टडिंग ओनली बायोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी और इन्वायरमेंट सेपरेटली, यानी कि ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इनको हमने अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है। होलिज्म का मतलब है सारी ब्रांचेस में इंटरकनेक्टेडनेस लानी है और उस तरीके से पढ़ना है हमें किसी भी चीज को, यानी कि ह्यूमंस को। सो अगर हम कंक्लूड करूं, मैं अगर छोटा सा कंक्लूजन लिखूं, द होल इज ग्रेटर, the whole is greater than sum of parts. I hope it is clear now. So let us begin with the scope of anthropology. पहले हम जानते हैं स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप मतलब रेंज, एक्सटेंट and subject matter that anthro covers. Anthro covers. Now I'll designate anthropology as anthro. Okay, that anthro covers. जो आजकल का स्कोप है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्लोबल है and somewhat historical. See, can you see how I'm making the notes? Can you see? पॉइंटर्स लिख रही हूँ और साथ में छोटा छोटा मैं ऐड करते जा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। Why? Because at the end when examination is nearer, it becomes very difficult to revise the things. So I want you people to make in the form of pointers. So previously there are 143 sub-disciplines related to anthropology. But what Franz Boas did, Franz Boas, इसे हम बॉक्स में रखेंगे, he gave a four-fold classification. Okay, ignore the spellings, just understand what I'm saying. So हम ना, जैसे मैंने बोल दिया कि फोर-फोल्ड क्लासिफिकेशन है, अब मैं ना इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी. Just make an umbrella type of thing. Okay, like I have made this umbrella, 1 2 3 and 4. याद करने का तरीका ABCL. ओके, क्या है ABCL? ए में आ गया आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो, बायोलॉजिकल एंथ्रो, कल्चरल एंथ्रो एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रो. आई एम गोइंग वेरी स्लो so that you people can make notes. Okay, अब सबसे पहले हम आएंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो पे. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो का मतलब it deals with the things of the past. It deals with excavations. So we can further divide into, first pointer क्या आ जाएगा इसमें, prehistory, prehistoric anthropology.
हमने बोला स्कोप क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या क्या कवर कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल कवर कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल में भी प्री हिस्टोरिक कवर करेगा, यानी कि जब राइटिंग इन्वेंट हुई थी उससे पहले का हम स्टडी करेंगे, यानी कि स्टडीज ह्यूमन लाइफ बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। इसमें एग्जांपल आ जाएगी, एग्जांपल हमेशा ऐसे फॉर्म में लिखनी है, स्टोन टूल्स फ्रॉम स्टोन एज। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें ही सेकंड पॉइंटर विल राइट हिस्टोरिक एंथ्रो, यानी कि अगर प्री हिस्टोरिक जो थी वो हमारी बिफोर द एडवेंट ऑफ हैंड राइटिंग थी, बिफोर द एडवेंट ऑफ राइटिंग थी, तो जो हमारा हिस्टोरिक एंथ्रो होगा इट वाज टू स्टडी द सोसाइटीज विद रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि जब राइटिंग आ गई थी। एग्जाम्पल क्या है, कब राइटिंग आई थी बताओ मुझे? मुगल्स के टाइम पे आई थी, स्लेव डायनेस्टी जब आई थी तब थी। यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स। सी, हिस्ट्री पोर्शन इज ओवरलैपिंग। नंबर थर्ड आ गया हमारा कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसमें भी इसका स्कोप है। कैसे स्कोप है? इट प्रोटेक्ट्स एंड मैनेजेस हेरिटेज साइट्स, यानी कि एग्जाम्पल के कंजर्विंग एंशियंट टेम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी राम मंदिर बना हुआ है, अब कुछ टाइम बाद जो है, मे बी आफ्टर 200 300 400 ईयर्स अगो, हमने उसे कंजर्व कैसे करना है, उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो दैट विल कम अंडर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हम ऐसे ही तो उसे प्रोटेक्ट नहीं ना कर सकते। हमें देखना पड़ेगा क्या क्या सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं लोगों के। वी हैव टू सी ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, किस तरीके से कंजर्व करना, अगर हम कंजर्व करने कर रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स जो है वहां रहने चाहिए और क्या क्या रिमूव करने हैं हमें। वी हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स। सेकंड आएगा हमारा, जो सेकंड है हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंटर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में इन्वॉल्व करता है कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द कल्चर, कैसे इसका रोल जो है वो कल्चर में आता है, वो आपको पता है। आगे आप कल्चर पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि कल्चर आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करता है, ये वही चीज है। दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस बिगिन। कल्चर एज स्पीशीज ट्रेट, इसमें पहला पॉइंटर ये आएगा, यानी कि इट स्टडीज culture as defining human feature. Getting my point? Example, use of rituals, कि कैसे rituals जो हैं वो culture को affect करते हैं या कोई भी। I hope you are getting my point here. Second point आएगा यहाँ पे, variation in culture systems. आप देख रहे हैं एक इंडियन सोसाइटी है, एक जापानीज सोसाइटी है। What are the differences? वो differences क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? We study that in this. एग्जाम्पल इधर लिखेंगे, फूड हैबिट्स इन इंडिया एंड जापान, इन इंडिया एंड जापान। Please ignore the spellings because you people know कि I have to be a little quick in this. I'll be slow, but I'll ignore these aspects like spelling mistakes and grammatical mistakes. I hope you're getting my point. Because whatever I am speaking, you just have to make the notes. जो मैं बोल रही हूँ उसी के नोट्स बनाने आपने। देन थर्ड पॉइंट आ गया, प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। स्टडीज हाउ कल्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम। एक्सप्लेन करती हूँ इसे, यानी कि हमारा कोई भी कल्चरल हैबिट है वो कैसे विद टाइम इवॉल्व कर रही है, वो हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। थर्ड जो आ जाएगा इसमें वो आएगा लिंग्विस्टिक।
लिंग्विस्टिक एंथ्रो, ये हमने ऊपर पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था? आर्कियोलॉजी हमने कर लिया, कल्चरल कर लिया, अब हमारी ये टर्न, इट्स टाइम टू डू लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. In this, we'll see linguistic anthropology is majorly related to the languages, the rules we use in languages. Rules क्या हो गए? Grammar we use in languages, right? The various words which we are using in our culture, how it is different in other culture. We'll see all these aspects comes under one category, which is linguistic anthropology. तो पहला पॉइंटर आएगा इसका डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स. क्या करता है ये? एनालाइजेस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसमें? ग्रामर रूल्स ऑफ हिंदी. As I'm speaking, just make the notes. Second, language evolution. इसमें आप लिख सकते हैं ना, studies how language has evolved over time, right? Studies how language has evolved over time. Example इसमें आ जाएगी संस्कृत. आप अगर पुराने टाइम में संस्कृत देखें, it was very pure in its form. As time has evolved, Sanskrit has also evolved with time. So you can write Sanskrit evolving into modern Indian languages, right? Then third point comes ethnosemantics. एथोसेमेंटिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि कैसे कोई भी वर्ड है उसका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग रहेंगे. सो राइट, स्टडीज मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि अगर मैं इंडियन कल्चर में हूँ राइट इस टाइम, तो फैमिली वर्ड है उसका मेरे कल्चर में क्या मीनिंग है, अगर मैं अमेरिका में जाती हूँ उस फैमिली का अमेरिका के कल्चर में क्या मीनिंग है. लाइक हमारे इंडियन कल्चर में वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू जॉइंट फैमिलीज, right? So for us in Indian culture, joint family is actual family, right? But when we go to America, for them nuclear families जो हैं, that is more or less family to them. They don't have the concept of, they do have the concept of joint families and extended families, but what they more believe in is कि nuclear family system. I hope you're getting my point. And last one, fourth one is biological anthropology. ये जो सारी ब्रांचेस हैं हम ये धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे. पहला इसमें आएगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट? इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. फॉसिल रिकॉर्ड्स लिखें इसमें. फॉसिल रिकॉर्ड्स यू कैन गिव की स्टडी ऑफ होमो इरेक्टस, एग्जांपल दे सकते हैं. तीसरा आएगा आपका बायोडाइवर्सिटी. आई एम गोइंग अ बिट फास्टर हियर बिकॉज इट इज इजी. ये क्या करेगा? लुक्स एट physical variation of plants and animal. लिख लेना ये. Fourth one is primatology. Okay, primatology means study of primates. Okay, I hope ये सब आपको समझ आ गया. ये तो चार हमें फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन हमें फ्रांस बोआ ने दे दी थी, पर कुछ जो इसके बियॉन्ड जो चीजें हैं वहां पे भी स्कोप आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी का. सो लेट मी erase this slide for you people, and then we'll directly jump into the applied aspect of anthropology. इसमें पहला आएगा मेरा एंथ्रोपोमेट्री. एंथ्रोपोमेट्री पता क्या होता है? कि हमारी बॉडी में जैसे हेड है, हेड को हमने मेजर करना है, ठीक है? अगर हमारी आर्म है, different limbs of the body, we have to measure all the things. It involves the science of measuring different limbs of the body. That comes under anthropometry. Metry का क्या मतलब होगा? Measurement, right? You can break down the word. Anthro का क्या मतलब हो गया? Human, यानी कि measurement of human. Just you have to add, क्या add करना है? Limbs of humans. Second, physical anthro आ जाएगा. तीसरा आएगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में. प्लानिंग एंड was
telling you that how anthropology can be applied in planning and development program. So ये देखिए, you people very well know and you have studied in your internal security classes also, if you have studied that जो भी हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है ना एंड जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है दे फील वेरी एलियनेटेड एंड secluded from mainland area. Okay, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स मेनलैंड एरिया में आएंगे वो that can't be exactly applied on the tribal areas and the northeast areas. I hope you're getting my point. वहां पे वहां पे पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए हमें वहां की प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा, वहां का कल्चर क्या है, वहां लोग किस पॉलिसी को कैसा एक्सेप्टेंस मिलेगी हमें वो देखना पड़ेगा. इट मीन्स दैट हमें वहां पे थोड़ा ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी दैट रिजेंबल्स द माइंडसेट ऑफ द ट्राइबल्स एंड द नॉर्थ ईस्ट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको स्टडी करने में भी हेल्प करता है. आर यू सीइंग द वास्ट स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी which is providing us, which it is providing us? Then it is helping in countering social evils also. Okay, like casteism हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, रेशियलिज्म हो गया, ऑल द देन नेशनल डिसइंटीग्रेशन है अगर, तो हाउ कैन वी अप्लाई एंथ्रोपोलॉजी एंड मेक integration among different regions and religions so that a country becomes unified in its own. It helps in that also. So let us begin with the last topic of today, that is development of anthropology. इसके बाद हम एक PYQ भी डिस्कस करेंगे, वो भी देखना हम किस तरीके से डिस्कस मतलब किस तरीके से हम अपनी अप्रोच रखेंगे उसमें. सो फर्स्ट विल हेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रो. यहाँ पे मैं अलग पेडागॉजी यूज कर रही हूँ. सी आई हैव मेड पॉइंटर्स. अगर आपको ये पसंद आता है आप ये बताएं कि दिस इज गुड. अगर आपको ये, आई थिंक दिस वन इज बेटर, this one in which I am scribbling online and you people are making notes because it will lead to your active participation also. यहाँ पे बड़ा ये ज़्यादा मतलब passive teaching हो रही है I think. मतलब I don't think there will be any role of you. आपने सिर्फ बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियोस तो देख सकते हैं बट आपका यही रहेगा कि आप जस्ट यू विल जॉट डाउन द थिंग्स which is very tedious. I want कि you people as I'm speaking you people should make notes. आपकी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी. सो आई थिंक दिस वुड बी बेटर. बाकी आप अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में बता देना. सो लेट अस बिगिन विद डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. द पेनिमन इन हिज बुक 100 Years of Anthropology उसकी बुक थी, ठीक है. उसने डेवलपमेंट फेजेस बताए हैं हमें. किसके बताए हैं? एंथ्रोपोलॉजी के, कि एंथ्रो पहले कैसी थी और विद टाइम उसमें डेवलपमेंट्स क्या क्या आई हैं. तो पहला फेज था formulatory phase which was before 1835. Then came the convergent phase between 1835 to 1859. Okay, then constructive phase आया 1859 से लेके 1900 तक. then हमारा critical phase आया 1900 से लेके 1935 तक. आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो ये मैंने याद रखा है 3FC से, F3C से. F आ गया फॉर्मुलेटरी. ओके, इसमें जो 3 C's हैं वो आ गया हमारा. पहला कन्वर्जेंट, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल. यार ये you people have to learn by this small mnemonics and acronyms because it will help you to memorize the things. Otherwise it is very difficult ki what is the first, one, second, third, and you know what I'm saying now. So first let's head towards formulatory phase. It was the first and the longest phase in the history. ठीक है. इसमें क्या हुआ है कि, और ये देखो मैंने बोला बिफोर 1835 का फेज है ये. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज्यादा रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हीरोडोटस का ज्यादा रोल आएगा.
उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पे उसका क्या, उनका टेक क्या था वो हम देखेंगे इसमें। ये हुआ था। देन प्लाटो, प्लाटो ने इस एज में प्लाटो ने अपनी आइडिया दिया था स्टेट के बारे में, मैरिज और एजुकेशन के बारे में। देन एरिस्टोटल गेव द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, और एरिस्टोटल ने स्टेट लॉज के बारे में बताया था, और ये बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जो हम सुनते हैं कि मैन एक सोशल एनिमल है, तो ये जो आइडिया दिया था कि how man is a social animal, this was given by Aristotle. सोक्रेट्स ने यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में बताया था। दिस टॉपिक इज मोर अबाउट अ लिटिल क्रैमिंग, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में बताया गया। देन मिडिपल पीरियड में हमें पता है कि वेरियस स्कॉलर्स आए थे इंडिया में, दैट कम्स अंडर दिस लाइक वास्को ड गामा एंड मार्को पोलो। इमानुएल कांट ने wrote the book on anthropology in 1789, which suggested animal origin. Then microscope was discovered by लियोन हुक, एंड सेल की थ्योरी जो थी वो रॉबर्ट हुक ने इसी टाइम में दी थी, यानी कि किस टाइम में, फॉर्मुलेटरी फेज में। ब्रिटिश कंडक्टेड स्टडीज, आपको पता है इस टाइम में मोस्टली जो फेज था वो कोलोनाइजेशन का फेज था मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज बनी हुई थी और वहां पे मोस्ट ऑफ द वर्क जो था ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे जो वहां पे उन लोगों ने परफॉर्म की। तो ब्रिटिश स्टडीज जो थी उस टाइम पे बड़ी पॉपुलर थी। सो सेकेंड फेज विच इज द कन्वर्जेंट फेज, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पढ़ना है वो ज्यादातर बायोलॉजिकल और सोशल पार्ट्स एस्पेक्ट्स जो थे ह्यूमन बींग्स के उसके लिए। इस फेज में नियांडरथल की जो डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी, डसलड्रोफ, याद रखना ये। देन सोशियोलॉजी टर्म कॉइन की थी अगस्ट कॉम्टे ने, वो इसी टाइम पे हुई थी, ठीक है। जेम्स प्रिचर्ड क्लासिफाइड एंड सिस्टमाइज्ड फैक्ट्स अबाउट रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड इन हिज बुक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन। तो जेम्स प्रिचर्ड ने क्लासिफाई किया था अबाउट ह्यूमन काइंड, उसकी बुक का क्या नाम था, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन। सी दिस इज, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बस यही एक्सप्लेन करने वाला था कि जो एंथ्रोपोलॉजी की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो चार फेजेस में हुई हैं। पहला मैंने आपको बताया फॉर्मुलेटरी, उसमें मेजरली जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट हेरोडोटस, देन सोक्रेट्स, देन प्लेटो। हमने बोलना कि प्लेटो ने स्टेट, मैरिज, एजुकेशन के बारे में बोला। एरिस्टोटल ने he gave the difference between functional and structural similarities के बीच में जो उसने डिफरेंस दिया था। सोक्रेट्स ने यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में बोला था। मिडिवल पीरियड में जो भी आई मीन टू से ट्रैवलर्स आए थे, they gave a detailed view about the people of that area in their respective books. आपने ह्यूनसांग के बारे में सुना होगा, आपने फाहियान के बारे में सुना होगा। whenever they came to India, they gave a different perspective about the people of India. हमने कन्वर्जेंट फेज, फॉर्मुलेटरी फेज जो था वो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं कन्वर्जेंट फेज के बारे में मैं थोड़ा और क्विक रिविजन जो टाइप है वो देख लेते हैं। सेकेंड फेज था नियांडरथल्स के बारे में, इस टाइम में आया था। सोशियोलॉजी की टर्म जो थी ऑगस्ट कॉम्टे ने इस टाइम में डिस्क्राइब की थी, यानी कि कॉइन की थी। तो जो जेम्स प्रिचर्ड ने जो क्लासिफाई किया था रेसेस के बारे में, उसने अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन उसमें डिस्क्राइब किया था। देन जो चार्ल्स डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट केम ड्यूरिंग द कन्वर्जेंट फेज। सी आप देख रहे हैं जो मैंने हब एंड स्पोक मॉडल टाइप बनाया हुआ है, see it very carefully. Why I am saying this, the reason is कि these type of diagrams will help you in the examination to fetch you marks. बिकॉज अगर आप लेंदी डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं किसी चीज की, एग्जामिनर के पास टू बी ऑनेस्ट उतना टाइम नहीं होता टू गेट इनटू द थिंग्स। आप अगर हब एंड स्पोक मॉडल यूज करेंगे, उसका ध्यान ही इंपॉर्टेंट चीजों पे जाएगा, जैसे मैंने टाइमलाइंस दी हुई हैं। सो लेट अस गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Constructive phase, Anthro started as an independent discipline in many universities at this very point of time. डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रो जो था ऑक्सफोर्ड में इसी टाइम। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि वर्ल्ड वाइड कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जो पहले चीजें नहीं हो रही थी, और दे वर ऑन अ हियाटस, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव और दे द थिंग्स आर डेवलपिंग।
So development of anthro started at Oxford University in 1884, करेक्ट, और कैम्ब्रिज में ही 1900s में आ गई थी, ठीक है। अब जो है इस टाइम पे ना बहुत सारी बुक्स और वर्क्स पब्लिश हुए थे, जैसे कि ये चीजें याद रखने वाली हैं, अगर आपको इस टाइम याद नहीं हो रही है जस्ट लीव इट। व्हाई आई एम सेइंग दैट, आगे पोर्शन हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का आएगा, in that we'll study all the things, all the portion in detail, so need not to worry। अगर मैं यहाँ skip भी कर देती हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ I'll just go through it quickly, like 1850। अब याद रखने का तरीका, 51 याद रख लेना, 61 71, करेक्ट। 71 के बाद 77 पे आ जाना और 98, क्या बोला मैंने, 51 61 71 77 पे आ जाना और 98 पे आ जाना, करेक्ट है। 1851 में लीग ऑफ इरिक्वाय जो लिखी थी, इरिक्वाय इज अ ट्राइब, ओके, सो एल एच मॉर्गन ने लिखी थी। देन 1861 में लिखी थी एनाहुआक, किसने, एनाहुआक का मतलब है मैक्सिको मैक्सिकन, ये लिखी थी ईवी टाइलर जी ने। सो जो नेक्स्ट हमारा 1871 में प्रिमिटिव कल्चर भी ईबी टाइलर ने ही लिखी थी। देन विल कम स्ट्रेटली टूवर्ड्स सेंट्रल एस्किमोज जो था वो फ्रांस बोआ ने लिखी थी। 1890 में गोल्डन बॉग लिखी थी जेम्स फ्रेजर ने, और एक ना टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन की थी WHR रिवर्स ने 1898 में। आगे आपको पता ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है WHR रिवर्स, याद रखना। इन इन WHR रिवर्स सर ने क्या किया था 1898 में, टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन की थी, और उसके बाद इंडिया में आके उन्होंने एक ट्राइब पे स्टडी किया था जिसका नाम था टोडास। जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, क्या नाम था ट्राइब का, टोडास, और इन्होंने ही WHR रिवर्स ने टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन की थी। Now let us come straightly towards the critical phase. I'll make sure कि वीडियो लंबी ज्यादा ना बने। According to Penniman, some crucial contributions were made to development of anthropology। यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट चेयर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1908 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ब्रिटेन में आई थी, और चेयरमैन कौन थे इनके, जेम्स फ्रेजर सर थे। मैंने आपको पहले ही बोला था 1904 में WHR रिवर्स किस पे काम किया, टोडा, पब्लिश्ड इन टोडाज इज अ ट्राइब इन इंडिया, मेक श्योर। आपको ना आगे जाके मैं एक PDF शेयर करूंगी जिसमें देयर आर ऑल द ट्राइब्स ऑफ इंडिया विच आर मैप्ड ऑन द मैप, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, सो विल गेट टू नो कौन सी ट्राइब कहाँ की है। मुझे भी इतना याद नहीं रहता है कि कौन सी ट्राइब कहाँ की है, इट इज nearly impossible, but when you'll see the things continuously on daily basis, you'll get to learn the things। so Ratcliffe Brown जो थे, उन्होंने, आप रैटक्लिफ ब्राउन आगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में पढ़ेंगे। मेलिनोस्की जो थे वो फंक्शनलिज्म से रिलेटेड थे, बट फंक्शनलिज्म में जो स्ट्रक्चरल अप्रोच लाई थी वो रैटक्लिफ ब्राउन ने लाई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने विजिट किया था अंडमान आइलैंड्स एंड स्टडीड देयर, और उन्होंने कौन सी ट्राइब को स्टडी किया था, ओंगेज ट्राइब थी, ओके। देखो मेलिनोस्की कौन है, फंक्शनलिज्म के प्रोपोनेंट है ये। इन्होंने पापुआ न्यू गिनी में फील्ड वर्क किया था ऑन ट्रोबियांड आइलैंडर्स। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, उसमें इन्होंने ट्रोबियांड आइलैंडर्स के बारे में लिखा हुआ है, ओके। देन दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अच्छा ये याद रख लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इस टाइम में बनी थी 1920 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी, जो एंथ्रो का डिपार्टमेंट था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में 1920 में बना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1947 में बना था, और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 1950 में बना था। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, यू विल गेट टू नो व्हाई इन द इंडियन एंथ्रो सेक्शन दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2, ठीक है। ये हमने कर लिया सारा। नाउ अब ना जाते जाते मैं सोच रही हूँ एक PYQ डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, मतलब दिस पोर्शन दैट इज 1.1, ओके। अब ये जो बोला कि रोल और रेलेवेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी की इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, देखो जितना मैंने आपको पढ़ाया ना आप उसी में से चीजें निकाल सकते हो, इफ यू से सो। अगर आपको पहले पूछा जाएगा ना कि अगर इसको हमने फ्रेम करना तो कैसे करेंगे, सपोज ये हमारी शीट है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये, सॉरी 150 मार्क्स का अगर हमें क्वेश्चन आया है, सॉरी 150 मार्क्स नहीं, अगर हमें 10 मार्कर क्वेश्चन है तो हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है, आई जस्ट मिस्ड इट, ओके। तो हमें ना
10 मार्क के क्वेश्चन को ना 150 वर्ड्स में फिनिश करना था और 2 पेजेस होते हैं। और पेजेस कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे मार्जिन आपको दी जाएगी, ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा एंड यू हैव टू राइट इन बिटवीन दिस। ओके, चलिए हम एक ना मॉडल टाइप डिस्कस ही कर लेते हैं। सपोज करो आपको पढ़ना है कि रोल क्या है और रेलिवेंस क्या है एंथ्रोप इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी हैव टू लिंक एंथ्रो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, देख लो, पहली डायग्राम तो आप ये बना सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ईबी टाइलर, एंथ्रोपोलॉजी इज साइंस ऑफ कल्चर। आ गया ये। एंथ्रोपोलॉजी is defined as systematic and scientific study of man from holistic point of view in time and space। ये आपकी आ गई इंट्रो एंड आई थिंक इट इज द बेस्ट इंट्रो। वाई? क्योंकि हमने एक स्कॉलर को भी डिस्कस कर दिया और साथ में एंथ्रो की डेफिनेशन भी, इसमें हमने जो जनरलिस्टिक डेफिनेशन है वो भी लिया है। ठीक है, ये हो गया। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, रोल एंड रेलिवेंस ऑफ एंथ्रो इन मॉडर्न वर्ल्ड। इसको डालेंगे हम बॉक्स में। ठीक है, आई थिंक थोड़ा क्लमजी हो गया, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। वेट, ये पेज ले लेते हैं, इसको मैं अगर डिवाइड कर लेती हूँ दो में। ठीक है, ये लो। तो पहले मैंने जो आपको बोला था कि ईबी टाइलर सर की हमने डेफिनेशन लिखी, ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर रिपीट की थी अभी। देखो, दिस आई एम डूइंग बाय हार्ट, नथिंग इज, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। देन हमने वो जो जनरलिस्टिक डेफिनेशन थी वो लिखी। अब मैंने लिखना है रोल एंड relevance of एंथ्रो इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये लिख दिया आपने, ये आपने बना दिया बॉक्स। अगर आप चाहो एक मॉडल बना लेना, रोल ऑफ एंथ्रो, और इधर आपने बना दिया हब एंड स्पोक टाइप। क्या लिखोगे? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। देन आ गया आपका डिफेंस में, देन आपका आ गया मेडिकल साइंसेस में, देन आपका आ गया सोसाइटी में। ठीक है, देन ऊपर से देख लेते थोड़े पॉइंट्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड गवर्नेंस में। ठीक है, अब ये जब आपने लिख दिया ना, अब इनको ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जैसे पॉइंट्स याद रखने, जैसे एड्रेसिंग, पहला आ गया ऐसे, एड्रेसिंग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पॉलिसीज। इसमें आपने देना थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, और आपने पता नहीं कैसे अप्रोच लगाई नेहरू जी ने इन ट्राइबल एरियाज। कैसे नेहरू जी ने डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया और बोला कि अप्रोच डिजाइन करिए ट्राइबल एरिया। सो यू कैन साइड दिस एग्जांपल। हो गया। पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में आपने बताना कि रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैसी रही ड्यूरिंग कोविड-19। आपको पता है कि कितना ज्यादा these vaccine had created a havoc in the minds of people that some it is not good for the uh, human beings or likewise, but anthropologists played a huge role in calming down the citizens. Okay, then cultural diversity और globalization में कैसे anthropology help करती है, you people need to address that also। कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि globalization जो है, some people will accept it and some people will reject it। अब वो जो rejection वाला part है, we have to see the लकूनास की कहाँ मिस हो रही हैं चीजें। हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माइंडसेट की तरह हमने वो माइंडसेट रखना है कि कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे उन एरियाज में जहाँ पे लोग आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन गवर्नेंस में भी, जैसे आई टोल्ड यू इन गवर्नेंस लाइक इन ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट, अगेन यू कैन गिव योर। इन्वायरमेंट में कैसे कर सकते हैं? अगेन यहाँ पे आप ट्राइबल्स की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अभी हम रीसेंट एग्जांपल दीजिए आप ऑफ, आपको पता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में क्या है, यू पीपल नो कि वहां पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ओके, तो हाउ tribals plus the government should work together for this project।
that will come here. Then forensics में कैसे apply होता है आपको पता है paternity test में, DNA tests में, that will, and defense में कैसे use होगा? Defense में आप कह सकते हो border areas जो है, you people know कि border areas के जो लोग हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, दे आर अ बिट secluded people, तो वहां पे आपने अगर डिफेंस के लिए प्रोजेक्ट्स लाने हैं, तो हाउ यू need to incorporate with those tribal people and make them first responders. You people know ना कि जो बॉर्डर बेल्ट में रहते हैं, दे एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, तो उनको हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनाना है, उनके लिए हमने कोई इनिशिएटिव लाए या उनको कोई मॉनिटरी हेल्प दें या एज अ रिवॉर्ड वी कैन गिव देम. These all the things when you incorporate. See, इसमें से मैंने कोई भी old fashioned example नहीं दिया है. I gave you the example of Nicobar Islanders. I gave you the example of how the tribal people and the border people can act as first responders. आपको पता है कि जो हमारा operation, I'm not sure. I shouldn't give the wrong information if I don't know. Let's leave that. But जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, तो उनमें जो वहाँ के जो क्या बोलते हैं, जो लोकलाइट्स होते हैं, दे एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द आर्म्ड बेल्ट फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस. सो आई होप कि आज का जो टॉपिक था, सो आई होप कि जो आज का टॉपिक था आपको बहुत ही क्लियरली सब चीजें समझ आ गई हैं जो हमने स्टार्ट किया था. मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट से यू गॉट टू नो दैट, डेफिनेशंस आ गई, स्कोप पता चल गया आपको कि मैंने क्या बोला था स्कोप में, ABCL. ओके, स्कोप आपने देख लिया, डेवलपमेंट्स देख ली, डेवलपमेंट का क्या था, F3C. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वो देख लिया. फिर आपने ये देख लिया हाउ टू फ्रेम एन आंसर. आप यहाँ कंक्लूजन लिख सकते हैं कि anthropology acts as a link between ancient and contemporary world and helps in making policies better. Anything you can write, मतलब now you have to frame an answer. अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा था. So I hope everything is clear to you people. Notes बनाएं इसके. I want you people to make notes. अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, then I'll be thinking of making a telegram channel also, in which I'll share all the notes which I'm writing here. वो मैं आपको share कर दूंगी. You people can make the notes. That will depend on the response of the people. And I again thank you all कि जो the first video which I made, I got a very great response. I'm very overwhelmed and humbled by you people and your response. And in the first day only I got approximately 80 subscribers in the first go only. And I thank all my friends also who have been very supportive and in the part of in this journey. Though it is very initial stage, but I'd like to thank all of them also. And I should write thank you with a heart. So thank you everyone. And any of the queries which you people are having, just drop down in the comment section. I'll see to your queries. I don't think पहले lecture में आप लोगों को ज़्यादा problem होगी. It is very easy. I tried my level best so that I could explain you people. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, I'll take a doubt class also if I found कि किसी को किसी चीज़ में problem है. So I think I should end here, and before ending this, I should do my regular drill of please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Please share it as much as you can, because I don't find on YouTube कि कोई एक comprehensive series है जिसमें topics discuss हुए हैं like topic wise 1.1 1.2. I don't find, एक या दो होगी but I don't find कि कोई comprehensive series है जिसमें PYQs वगैरह भी discuss हुए हैं. So I'll try my level best. And thank you once again. Have a great day. Bye.